जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगा कि हर एक विद्यार्थी को इस वीडियो को बहुत शिद्दत से देखें और हर एक बात नोट करते चलें, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ स्पेशली, उसको भी आपको नोट करना है, क्योंकि सब चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं होता। और जो मैं बोल रहा हूँ उससे नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ लेकिन उतना समय नहीं दे पा रहा था। आज हम लोग नीट के लिए एक क्रांति लाने जा रहे हैं, वही गरुड़ बैच, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बैच होगा। ये एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप बैच है, जिसके अंदर आपको 24 आवर्स कॉलिंग के एक्सेस मिलेंगे मेंटोर से बात करने के लिए, नीट के लिए। सबसे पहले तो इंडिया का हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि बैच का फीस है मात्र 50 रुपये। पूरा साल भर के लिए फीस है मात्र 50 रुपये। आपने सही सुना, एकदम सही सुना आपने। इस बैच के लिए आपको करना क्या है, आपका पर्सनलाइज्ड ग्रुप बनेगा, ग्रुप वाइज आपको टारगेट दिए जाएंगे और आपका मेंटोर भी अलॉट होगा। वीकली मीटिंग्स रहेगा। गरुड़ बैच में ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस इस नंबर पे 50 रुपये, 50 रुपये UPI से पेमेंट कर देना है और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट 8583099293 पे सेंड कर देना है। आपके पास कॉल जाएगा और विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर में ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच हम लोगों ने ये लॉन्च किया है। और ये एक शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये एक शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप है जिसका फीस है 50 रुपये। हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा, बहुत दिनों तक मेंटोरशिप का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, लेकिन ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि करोड़पति है, करोड़पति बाप के बच्चे हैं, जो कि बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं ज़िंदगी में। ये बैच उन लोगों के लिए है जो कि मिडिल क्लास नहीं, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एकदम लोअर क्लास से आते हैं, जिनके घर में दाल चावल रोटी इन सब चीज़ों की दिक्कत है। उनके लिए ये, मैं जानता हूँ कि ये फीस मुझे रखना नहीं चाहिए, लेकिन मेंटोर्स या फिर बहुत चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए नीट 2025 तक मात्र 50 रुपये में हम लोग ये काम कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे और आशा रखता हूँ कि इस बैच को भी उतना सीरियसली लेंगे जितना कि आप लोग किसी भी मेंटोरशिप बैच को लेते हैं। 1-to-1 पर्सनलाइज रहेगा, आपको उन मेंटोर्स की गाइडेंस मिलेगा जो कि 6-7 साल से मेंटोरशिप दे रहे हैं और अच्छे अच्छे जगह पे टीचर्स रह चुके हैं। आपको ये दावा किया जाएगा कि अगर आप शिद्दत से काम करें हमारे साथ, अगर आप शिद्दत से पढ़ें, जो हम लोग बोल रहे हैं उसको फॉलो करें और खुद की मनमानी ना करें, खुद डिसिप्लिन रहे, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि इस बैच से आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा। अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये उन बच्चों के लिए है जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि इनको पढ़ा भी सके, जिनका दिन में खाने का भी बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। हम लोगों ने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे गांडी बैच में आ रहे हैं जो कि पैसा तो उनके पास बहुत है। हम लोगों ने लॉन्च किया था गांडी बैच, जो कि सक्सेसफुली चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इसके पहले मार्गदर्शन मेंटोरशिप बैच था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे शिद्दत की कमी हो रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। पैसा तो बहुत है लेकिन
हार्ड वर्क नहीं है, मुझे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स चाहिए, और वो इन सब से नहीं होने वाला। इसीलिए मेरी ये दरख्वास्त रहेगा आप लोगों से कि आप लोग हमसे जुड़े और नीट के लिए एक बार फिर से आप लोग भी अटेम्प्ट करें। और मैं चाहता हूँ कि नीट 2025 में आप लोग एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाए, 1,00,000-2,00,000 ना देखें। मैं ये दावा करता हूँ कि इस 50 रुपए के एक एक कण, एक एक पैसा की वैल्यू मैं आपके लिए दूंगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के अंदर C4 पैथवे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग शिद्दत से मेरे हर एक लेक्चर को अच्छे से देखते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं, मैं ये वादा करता हूँ कि आपका नीट में बायोलॉजी के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि छूट जाएगा। 360 में से 360 मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बायोलॉजी के अंदर। चलिए, प्लांट्स दैट आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पैथवे, यानी कि जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स में, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में जो पेड़ पाया जाएगा उनके अंदर C4 पैथवे क्यों होता है, ये हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। दो दिस प्लांट्स हैव द C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। यानी कि C4 पैथवे एक ऐसा पैथवे है जो कि स्पेसिफिक है, हर एक समय में ये काम नहीं आता। कुछ कुछ समय में C4 प्लांट्स भी C3 पैथवे यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि RUBP जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, उसके साथ जब CO2 जुड़ता है तब एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। वो 2x3 में टूट जाता है, यानी कि 2 कंपाउंड बनते हैं 3 कार्बन का PGA, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं, और वही होता है C3 एसिड। C4 एसिड क्या होता है? जब फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्लांट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म हो, ना कि PGA फॉर्म हो। अभी जिन प्लांट्स के अंदर C4 पैथवे पाया जाएगा उन प्लांट्स के अंदर तुम लोग सभी उन प्लांट्स के अंदर C3 पैथवे का भी एक कनेक्शन पाओगे, यानी कि C3 तो है ही, C4 एडवांस्ड के लिए है। क्यों है मैं वो अभी पढ़ता हूँ। NCERT को जितना बार पढ़ोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, जितने शांति से पढ़ोगे, नीट के लिए उतना ही अग्रसर होगे। दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ का एनाटॉमी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्रांस एनाटॉमी बोलते हैं। क्रांस एनाटॉमी का मतलब क्या है, ये क्यों होता है? दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स, यानी कि ये सब हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान सहनशील होते हैं, अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं। दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, यानी कि लाइट का इंटेंसिटी जब हाई होगा तब उसमें ये रिस्पॉन्स करेंगे। इंटेंसिटी हाई का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे कि लाइट के अंदर फोटॉन्स के नंबर जितना बढ़ेगा इंटेंसिटी उतना बढ़ेगा। लाइट की एनर्जी के ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता, एनर्जी के ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता। इस बात को अंडरलाइन कर लो, फिजिक्स के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दोगे उतना इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। सपोज कर लो कि एक आर्मी के अंदर 100 जवान हैं, मैं अगर उस 100 जवान के जगह अगर 200 आम आदमी खड़ा कर दूं आर्मियों के पोशाक में, आर्मियों के कपड़े में, तो क्या तुम पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तुम लोगों को लगेगा कि ये आर्मी ही है, दिखने में ऐसा लगेगा कि आर्मी बहुत बड़ा है। इसका मतलब कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, यानी कि नंबर बढ़ा दिया। एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर सकता है इससे कोई मतलब नहीं। एक सोल्जर का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, वो तकरीबन 10 या फिर 20 आदमियों को बचा सकता है। ठीक है, तो इसी का मैं बात कर रहा था कि फोटोन पार्टिकल्स जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतना बढ़ेगा। दे लैक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि इन लोगों के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। नहीं बताऊंगा अभी क्या है फोटो रेस्पिरेशन, थोड़ी देर रुक जाओ। एंड हैव ए
ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, यानी कि बायोमास ज्यादा बना सकता है, ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा बायोमास सिर्फ और सिर्फ फूड नहीं, ज्यादा मास प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि ज्यादा एनर्जी भी बना सकता है। देख लो, स्टडी वर्टिकल सेक्शंस ऑफ लीव्स, यानी कि लीफ को वर्टिकली काट के उसका अगर स्टडी किया जाए, वन ऑफ ए C3 प्लांट एंड द अदर ऑफ ए C4 प्लांट, अगर दो प्लांट एक C3 एक C4 रखोगे तो ये पाओगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया इन प्लांट्स के अंदर, यानी कि दोनों प्लांट्स सेम नहीं है। दे डू बोथ हैव ए सेम टाइप्स ऑफ मीजोफिल्स, सेम टाइप्स ऑफ मीजोफिल्स नहीं होगा। देखो, दे पर्टिकुलरली larger cells around the vascular bundles of the C4 plants are called bundle sheath cells, यानी कि C4 प्लांट के vascular bundle के अंदर, C4 प्लांट के vascular bundle के अंदर bundle sheath cells रहता है। The leaves which have such anatomy are called crans anatomy, यानी कि स्प्रिंग की तरह दिखने वाला एनाटॉमी। ये देखो, स्प्रिंग की तरह दिखता है, स्प्रिंग की तरह दिखने वाला एनाटॉमी, क्रॉन्स एनाटॉमी, ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। क्रॉन्स एनाटॉमी बोलते हैं इसको। क्रॉन्स मींस रिथ एंड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि ये सेल्स की एक अरेंजमेंट का रिफ्लेक्शन है। द बंडल शीथ सेल्स मे फॉर्म सेवरल लेयर्स, यानी कि बंडल शीथ सेल्स एक के बाद एक लेयर बनाते चलता है ऐसे अराउंड द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल क्या होता है प्लांट के केस में, जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर बंडल बोलते हैं। उसके सराउंडिंग्स में बंडल शीथ सेल्स जो कि गार्ड सेल्स की तरह काम करते हैं, यानी कि जो कि गार्ड देता है, उसका सेवरल लेयर्स फॉर्म होता है एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स, दिखा थिक वॉल्स होता है इसीलिए गार्ड देता है, इसीलिए इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा ही नहीं। क्यों में लाइक क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रेगिस्तान में या फिर किसी भी जगह पे जहां पे ये मिला जाता है, ड्राई ट्रॉपिकल वेदर में अगर ज्यादा रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट से ज्यादा CO2 निकल गया या फिर प्लांट से ज्यादा O2 निकल गया, तो क्या होगा, प्लांट में बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाएगा, प्लांट थमेगा ही नहीं, ATP और NADPH को ज्यादा यूज करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ATP NADPH जो फोटो रिएक्शन में जो PS1 और PS2 से जो बनता था उसको फूड के लिए यूज करता जाएगा और CO2 निकलना कभी थमेगा ही नहीं। ये प्लांट के लिए बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि सनलाइट का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, CO2 का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उससे प्लांट खाना बनाया जा रहा है। तो इस प्लांट को ये समझ नहीं आता कि बाहर कैसा वेदर है, मुझे क्या करना है, इसीलिए ये एडेप्टेशन किया गया है कि सनलाइट तो पूरा दिन भर रहता है, तो क्या पूरे दिन भर में खाना बनाया जाओ, ऐसा नहीं होता है। और अगर हार्श सनलाइट हो गया तो प्लांट का सेल भी मर सकता है, तो इसीलिए सनलाइट अगर ज्यादा हो गया तो प्लांट से क्या होता है, वाटर लॉस करना प्लांट चालू कर देता है, H2O प्लांट से निकलना चालू हो जाता है। तो इसीलिए उसको गार्ड करने के लिए बंडल शीथ सेल्स अच्छे से काम करता है, इसीलिए वो इम्परवस टू गैसियस एक्सचेंज, यानी कि कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता प्लांट के अंदर से कोई गैस। देखो, जब भी किसी भी गैस को हीट करोगे तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, प्लांट के अंदर से निकल जाएगा। तो इसका एक चांसेस रहता है हाईली कि प्लांट के अंदर से गैसेस निकल सकता है जो प्लांट नहीं चाह रहा है। अगर तुम लोग रेगिस्तान में जाओगे तो तुम्हारे स्किन से वाटर का लॉस होना चालू हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पसीने की तौर पे नहीं, स्किन के अंदर से तुम लोग ड्राई होने लग जाते हो, इसीलिए क्योंकि स्किन के अंदर जो वाटर है वो धीरे धीरे लॉस होना चालू हो जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारे चाहने पे और ना चाहने पे कोई कुछ नहीं डिपेंड करता। इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे स्किन हार्ड होने लग जाता है रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, इसीलिए होता है ताकि वाटर का लॉस नहीं हो पाए, बाहर का स्किन डेड होने लग जाता है। Okay, you may like to cut the section of leaves of C4 plants, maize and sorghum, यानी कि maize और sorghum क्या है, C4 plant है, इसको याद रखना है, C4 plant है। To observe the crans anatomy and the distribution of mesophyll cells। मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं एक क्वेश्चन सीरीज लाऊं, क्या तुम लोगों को, अगर मैं एक क्वेश्चन सीरीज लाऊं, कोई भी, ये पूरा फ्री होगा, क्वेश्चन सीरीज लाओ तो क्या तुम लोगों को लाभ होगा
ये मुझे बताना जरा। तो मैं क्वेश्चन सीरीज हर एक चैप्टर का धीरे धीरे लाऊंगा, ठीक है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अराउंड यू, यानी कि प्लांट का डाइवर्स स्पीसीज, इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अराउंड यू, यानी कि तुम लोग बहुत सारे लीव्स कलेक्ट कर ही सकते हो। एंड कट वर्टिकल सेक्शंस ऑफ लीव्स, और उसका वर्टिकल सेक्शन कट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करो। लुक फॉर द बंडल शीथ अराउंड द वस्कुलर बंडल, बंडल शीथ को देखो अच्छे से वस्कुलर बंडल के अराउंड। द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट्स, यानी कि C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट मिलेगा, जो कि C3 में नहीं मिलता। Now study the pathway shown in 11.9, the pathway that has been named Hatch and Slack pathway. इसको क्या बोलते हैं? Hatch and Slack pathway। ये रहा Hatch and Slack pathway। इस pathway को हम लोगों को अभी पढ़ना है, जो कि C4 plants में होते हैं। Is again a cyclic process, यानी कि एक cyclic process है। Let us study the pathway by listing the steps. The primary CO2 acceptor is a 3-carbon molecule phosphoenol pyruvate acid। phosphoenol pyruvate यानी कि PEP। फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, जिसको हम लोग पेप बोलते हैं, PEP, ये क्या है? ये इसके अंदर CO2 एक्सेप्टर का काम करता है। एंड इट प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स, यानी कि मीजोफिल सेल्स के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, पेप प्रेजेंट रहेगा, PEP। यही क्या करता है? PEP ही CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को एक्सेप्ट करेगा। धीरे धीरे पढ़ते चलो, सब समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज, यानी कि पेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, तो क्या नाम होगा? पेप कार्बोक्सिलेज। ओके, द एंजाइम responsible is PEP carboxylase or pepcase is important to register that the mesophyll cells lack Rubisco enzymes, यानी कि mesophyll के अंदर Rubisco नहीं होता। The C4 acid OAA is formed in the mesophyll cells, यानी कि पेप के अंदर जब CO2 ऐड होगा तभी जाके OAA बनेगा, क्योंकि पेप 3 कार्बन का होता है, इसके अंदर एक कार्बन जुड़ गया तो 4 कार्बन का OAA बन गया, जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। It then forms 4 carbon compounds like malic acid और aspartic acid in the mesophyll cells itself, यानी कि मेसोफिल सेल्स के अंदर ही मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनेगा, which are transformed to the bundle sheath cells. In the bundle sheath cells, these C4 acid are broken down to release CO2 and a 3 carbon molecule, यानी कि पहले OAA बना, उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की तरह कंपाउंड, और वो जाके बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसफर होगा। मेसोफिल सेल ये रहा, बंडल शीथ सेल ये रहा, ठीक है। मेसोफिल सेल के अंदर RUBP नहीं होगा, बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 रिलीज होगा और एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। The 3 carbon molecule is transported back to mesophil where it converted into PEP again, यानी कि इसको रीजेनरेशन के द्वारा C3 एसिड को पेप बनाया जाता है, और पेप के साथ CO2, अभी ये HCO3 क्यों है? HCO3 क्यों है? क्योंकि अगर तुम लोग देखो तो वाटर से अगर हाइड्रोजन आयन को हटा दोगे और इसके साथ अगर तुम लोग OH माइनस को ऐड कर दोगे तो देखो HCO3 माइनस फॉर्म हो गया। अगर CO2 को ट्रैप करना है किसी भी सेल के अंदर तो HCO3 माइनस के फॉर्म में ही ट्रैप करता है, क्योंकि CO2 इटसेल्फ एक गैस होता है और गैस को अगर हाई प्रेशर में ना रखो तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए HCO3 माइनस फॉर्म में होता है CO2, और फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट के साथ ऐड होके OAA बनता है, और उस OAA से मैलिक एसिड और अदर एसिड्स फॉर्म होगा, जो कि 4 कार्बन का होगा। अब ये फिर से जाएगा नीचे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि इससे
कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि इससे एक कार्बन कम हो रहा है, डी का मतलब घटना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन कम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, C3 एसिड बन गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ और इसका रीजनरेशन फिर से हो गया। The CO2 released in the bundle sheath cells enters the C3 cycle और the Kelvin pathway, a pathway common to all plants, यानी कि ये CO2 फिर से चला जाएगा Kelvin pathway में। The bundle sheath cells are rich in enzymes ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, यानी कि बंडल शीथ सेल के अंदर कार्बोक्सिलेज RUBP रूबिस्को एंजाइम होगा बट पेपकेज नहीं होता है, इसीलिए ये बेसिक जो हमारा जो हम लोगों का जो केल्विन पैथवे है वही फॉर्म करेगा और उससे क्या बनेगा, C3 एसिड बनेगा, जो कि क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है, कल ही पढ़ाया था, ठीक है। तो केल्विन पैथवे फॉर्म करेगा और C3 एसिड C4 प्लांट्स में बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इन द C4 प्लांट्स इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल्स बट सो ओनली इन द बंडल शीथ सेल्स, यानी कि मेसोफिल सेल्स में ये पैथवे काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ में ही काम करेगा। सॉरी, यहाँ पे उल्टा बोला गया क्या, इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल, हाँ मेसोफिल सेल में ये पैथवे, यानी कि मेसोफिल सेल में C3 एसिड वाला पैथवे काम नहीं करेगा, बंडल शीथ वाला पैथवे ही काम करेगा, केल्विन पैथवे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फोटो रेस्पिरेशन। चलो, let us try to understand the process that creates an impact in the difference between C3 and C4 plants photo respiration, यानी कि C3 और C4 plants अलग क्यों हुए। फोटोन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। अभी ये क्या है भाई, फोटोन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन क्या है, जल्दी से चलो पढ़ते हैं। To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Kelvin pathway, यानी कि Kelvin pathway का फर्स्ट स्टेप हमको देखना है। The first CO2 fixation step, यानी कि पहले क्या होता है, RUBP में जब CO2 ऐड हो जाएगा रूबिस्को बनेगा। हम लोग जानते हैं कि 2 कार्बन का 3PGA बनता है, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, मैंने पहले ही कहा था कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2, यानी कि रूबिस्को इसीलिए बोला जाता है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि O2 भी ऐड हो सकता है, CO2 भी ऐड हो सकता है, लेकिन CO2 ऐड होने का मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है। रूबिस्को हैज ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 ज्यादा ऐड होता है। When the CO2 is to O2 is nearly equal, यानी कि O2 और CO2 को अगर एयर में इक्वली छोड़ दो तो ये CO2 को ज्यादा पकड़ेगा भाई, इस बात को याद रख लेना। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ वेयर नॉट सो, यानी कि अगर एयर में CO2 ही ना हो तो ये O2 को ही लेगा, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, इट इज रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस व्हिच ऑफ द टू विल बाइंड टू एंजाइम, यानी कि क्या एंजाइम से बाइंड करेगा। इन C3 प्लांट्स सम O2 डज बाइंड टू रूबिस्को, यानी कि C3 प्लांट्स में कुछ O2 मॉलिक्यूल रूबिस्को के अंदर बाइंड करता है। Hence CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, यानी कि CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि CO2 बाइंड ही नहीं कर रहा है भाई, CO2 कम बाइंड कर रहा है, O2 भी थोड़ा बहुत बाइंड कर रहा है, तो जितना CO2 बाइंड करना चाहिए था उतना तो नहीं कर रहा है, उसके जगह में कुछ O2 बाइंड कर रहा है, इसीलिए CO2 फिक्सेशन क्या होगा, घट गया। Hence RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate, यानी कि अगर CO2 के साथ बाइंड ना हो तो RUBP तो है 5 कार्बन का, इसके साथ एक CO2 जुड़ा ही नहीं, तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा, जो कि 2 कार्बन का होगा, और फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा जो कि 3 कार्बन का होगा। इसी पैथवे को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि अगर ये O2 के साथ बाइंड हो जाए तो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला ही नहीं, तो 5 कार्बन का है ये, और एक O2 के साथ बाइंड हो गया तो क्या बना दिया, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि PGA बना दिया, और क्या बना दिया भाई, और बना दिया फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का होता है, तो ये 2 मिलके हो गया ना 5 कार्बन का, हो गया हिसाब बराबर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। जरा एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये चीज तुमको बोर्ड में खींच के दिखा देता हूँ, समझ में आ गया होगा अभी तक। 5 कार्बन का है ये बेचारा, और इसके साथ CO2 नहीं जुड़ पाया, O2 जुड़ गया, तो 3 कार्बन का PGA बन गया और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, ठीक है।
तो इसी स्टेप को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं कि फोटॉन्स के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है आके, जो कि हमारे केस में होता है ऑक्सीजन लेते हैं ना हम लोग, तो वही हो रहा है यहाँ पे। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, शुगर तो बनता ही नहीं, ग्लूकोज तो मिनिमम 6 कार्बन का होता है, नॉर इन द एटीपी, एटीपी भी नहीं बनता भाई, ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, एटीपी तो कैंसिल ही हो गया। rather it results in the release of CO2, यानी कि CO2 उड़ गया, रिलीज हो गया, with the utilization of ATP, वो एनर्जी रिएक्शन फॉर्म कराओगे, एटीपी तो लगेगा, रिएक्शन करवा रहे हो भाई, रिएक्शन करवाने के लिए शक्ति नहीं दोगे क्या? अगर तुम चावल उबालोगे तो गैस नहीं चलाओगे, तो चावल उबालना क्या एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी तो देना पड़ेगा, तो एनर्जी दे रहे हो लेकिन शुगर भी नहीं बन रहा है, एटीपी भी नहीं बन रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन पूरा लॉस में जा रहा है। तो यही होता है उन लोगों के साथ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एटीपीएच, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट, यानी कि क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन चलता ही नहीं है C4 प्लांट के लिए भाई, फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं C4 प्लांट के लिए, ठीक है। दिस इज बिकॉज they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site, यानी कि एंजाइम साइट में CO2 बढ़ता ही जाएगा। मैंने बोला था बंडल शीथ सेल्स है, वहां पे CO2 निकल रहा है, 4 कार्बन का कंपाउंड से 3 कार्बन का PGA बन गया, एक CO2 बढ़ गया, तो CO2 के सराउंड में क्या है, रूबिस्को है, तो रूबिस्को CO2 रूबिस्को को मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, तो O2 का जगह ही नहीं है, इसलिए ये होता ही नहीं है, यानी कि जितना भी CO2 है वो अंदर ही बन रहा है और अंदर ही यूटिलाइज होकर शुगर बनवा दे रहा है, यानी कि ये बहुत अच्छा पाथवे है, CO2 का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यही है, या यही तक था आज का क्लास, देख लो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। C4 फॉर्म द मेसोफिल इज ब्रोकन एंड CO2 रिलीज्ड, तो यानी कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी रूबिस्को का ज्यादा होगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, इन एडिशन टू दिस प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर में टॉलरेंट होता है, क्यों? क्योंकि बाहर बंडल शीट का मोटा लेयर है, वस्कुलर बंडल से पानी नहीं उड़ेगा, CO2 बाहर नहीं जा रहा है, तो लॉसेस भी कम होगा, लॉसेस कम होगा। एक तो तुम लोग सनलाइट तुम्हें मिलता नहीं है, एयर में H2O है नहीं, नीचे से H2O ले रहे हो, तो लॉस कम होगा, फूड ज्यादा प्रिपेयर होगा अच्छे से, क्योंकि H2O का अगर वो भी H2O अगर उड़ के बाहर चला जाए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, छेद इधर उधर के छेद से, तो क्या होगा, पूरा प्लांट मर जाएगा। तो इसीलिए शुगर बनवाना ही बनवाना है, इसीलिए CO2 और H2O को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, और यील्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी आर बेटर इन दीज प्लांट्स, ओके। तो आज का क्लास इतना तक ही था। आई होप कि तुम लोगों को क्लासेस अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे जाके एक बार कमेंट कर दो, और अगर गरुड़ बैच में ज्वाइन करना है तो उसके लिए 6289424918 इस नंबर पे 50 रुपीज पे करो। 50 रुपीज पे करने के बाद जो प्रोसीड्योर है वो 8583099293 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देना है। देने के बाद तुम लोग एक फुल टर्म के मेंटोरशिप बैच में एनरोल्ड हो जाओगे, जिसके अंदर तुम लोगों को मेरे खुद के भाई जैसा ख्याल रखा जाएगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर किसी भी बैच में ये क्षमता है कि 700 पार लेके जाए हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेंटोर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का वो बच्चा जो पसीने से भिगा हुआ है, जिन्होंने रोटी नहीं खाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत रखते हैं कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अगर उसके साथ हमारा मेहनत जुड़ जाए तो वाह वाह हो जाएगा। चलो, आई एम शुभ सर, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।